हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फैमिली, यूट्यूब फैमिली। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और कल की क्लास को थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। देखिए, कल की क्लास में हमने पढ़ा था मनुष्य के आहार नाल के बारे में, है ना। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मनुष्य का आहार नाल। हम आप लोग को बताए थे कि वह नली जिसके द्वारा भोजन हमारे शरीर में मुख्य गुहा से होते हुए मल द्वार तक जिस नली के द्वारा जाता है, उसी नली को क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। इसका लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है ना। यह मुख्य गुहा से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? यह मुख्य गुहा से शुरू होता है तथा मल द्वार तक फैला होता है। मुख्य गुहा से शुरू होकर के मल द्वार तक फैला होता है ना। इसकी टोटल लंबाई की अगर बात करें तो इसका लंबाई जो होता है वो होता है 8 से 10 मीटर तक लगभग, है ना। लगभग 8 से 10 मीटर। कल हम लोग ने मुख्य गुहा के बारे में भी पढ़ चुके थे। मुख्य गुहा में आपको बताया था कि मुख्य गुहा आहार नाल का सबसे बाहरी भाग है और यह दोनों जबड़ों के द्वारा क्या होता है? बंद रहता है ना। एक ऊपरी जबड़ा और दूसरा निचली जबड़ा, और इसको ढकने के लिए एक मांसल रचना होती है जिसे हम ओट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्ट कहते हैं, लिप्स कहते हैं। मुख्य गुहा के बारे में हम आपको बताए थे कल की क्लास में कि मुख्य गुहा में 3 अंग पाए जाते हैं। एक होता है आपका दांत, दूसरा होता है जीभ और तीसरा होता है आपका लार ग्रंथियां। दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। दांत के बारे में भी हम लोग कल पढ़ चुके थे। दांत के बारे में हम आपको बताए थे कि इसकी टोटल संख्या जो होती है वो होती है 32। इसकी टोटल संख्या 32 और इसकी प्रकारों की संख्या 4। इसके कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे? तो इंसीजर हो जाएगा, केनाइन हो जाएगा, प्रीमोलर हो जाएगा और मोलर हो जाएगा, है ना। इंसीजर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसकी संख्या की अगर बात किया तो हम आपको बताया था कि इंसीजर की टोटल संख्या होती है 8, केनाइन की टोटल संख्या होती है 4, प्री मोलर की टोटल संख्या जो होती है वो होती है 8 और मोलर की 12। कल के क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने वहां पे प्री मोलर को 12 बताया था और मोलर को 8 बताया था। तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा कल के नोट्स में जो आप लोग लिखे होंगे, क्योंकि मोलर की संख्या जो होती है वो 12 होती है और प्री मोलर की संख्या 8 होती है। इंसीजर का काम क्या होता है? इंसीजर का काम होता है कि यह भोजन को काटने और कुतरने का काम करता है। काटने कुतरने का काम इंसीजर, चिरने फाड़ने का काम केनाइन और उसको कूटने पीसने का काम प्रीमोलर और मोलर का होता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे जीभ के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम? जीभ के बारे में हम लोग देखने वाले आज की क्लास में। चलिए, देखिए, मुख गुहा को जैसे ही आप अंदर से खोलिएगा, है ना, जैसे कि मुख के अंदर आपको दांतें मिल जाएंगे, उसके बाद हमारा जीभ मिल जाएगा। जीभ का मेन रीजन जो होता है, मेन काम जो होता है, ये समझ लीजिएगा कि जीभ का मेन काम एक तो स्वाद को चखना होता है, भोजन टेस्टी है या नहीं है, भोजन कैसा बना है, भोजन में नमक है या नहीं है, ये सब किसका काम होता है? स्वाद को चखने का काम जीभ का। जीभ पे जैसे ही आप किसी भी वस्तु को रखेंगे या फिर किसी भी खाद्य पदार्थ को रखेंगे तो उसका टेस्ट क्या है, उसका स्वाद कैसा है, यह कैसे पता चलेगा? तो जीभ में एक स्वाद कनिकाएं होती है ना, और वही हम लोग को पता करते हैं कि भोजन जो है वो खट्टा है या फिर मीठा है, तीखा है या नमकीन है। यह काम कौन करते हैं? स्वाद कनिकाएं करती हैं। इसके अलावा जीभ का सबसे मेन काम जो होता है, एक नॉर्मल भाषा में समझिएगा कि जीभ एक प्रकार की मांसल रचना होती है जो भोजन में सलाइवा को मिक्स करने का काम करती है। सलाइवा का मतलब हो गया लार, है ना। लार को भोजन में मिक्स कौन करेगा? जीभ करेगा। और भोजन में जीभ लार को मिक्स क्यों करता है? मिक्स इसलिए किया जाता है ताकि जो भोजन है हमारा वो ग्रास नली में आसानी से नीचे की ओर चला जा सके, है ना। चलिए, जीभ का एक और काम होता है कि जीभ जब होता है, जैसे हम भोजन को बढ़िया से चबा लेते हैं और उसमें लार्वा मिक्स हो जाता है, तो जीभ की मदद से क्या होता है? भोजन को निगला जाता है। जैसे कि आप भोजन को करते होंगे तो आप जैसे निकलेगा ना तो जीभ आपका जो होता है वो ऊपर की ओर जाकर के सट जाता है, जिससे भोजन क्या होता है? अंदर की तरफ धकेला जा सकता है। और यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि जीभ जो है वो भोजन को निगलने में भी क्या करता है? निगलने में
मदद करता है। चलिए अभी हम आप लोग को बताएं कि जीभ जो होता है वो मुख्य रूप से उसका जो काम होता है वो भोजन में किसको मिक्स करना होता है, लार को मिक्स करना होता है। और यही लार जो होता है ये प्राप्त होता है हम लोग को लार ग्रंथियां से। लार ग्रंथियां की अगर बात किया है ना, लार ग्रंथि, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सलाइवा ग्लैंड। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सलाइवा ग्लैंड। देखिए लार का जो मेन काम होता है, लार ग्रंथियां जो होती है वो हमारे अंदर 3 जोड़ी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 3 जोड़ी, है ना। 3 जोड़ी क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है। कल के आप लोग देखे होंगे स्ट्रक्चर, या फिर ये समझ लीजिए कल के डायग्राम में हम आपको बताए थे कि लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है। तो लार ग्रंथियां का मेन काम ये होता है कि यह भोजन में मिल करके भोजन को क्या करता है, चिकना बना देता है। चिकना इसलिए बनाता है ताकि जो भोजन जो है वो ग्रास नली में जाए तो वो अटके नहीं, बल्कि आसानी से क्या हो सके, निगला जा सके उसे, है ना। तो लार ग्रंथियां का मेन काम क्या होगा, भोजन को चिकना बनाना। अब लार ग्रंथियां के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हो जाएगा आपका पैरोटिड। सबसे पहला कौन है, पैरोटिड। दूसरा हो जाएगा आपका सब मैंडिबुलर, और तीसरा हो जाएगा आपका सब लिंगुअल। सब लिंगुअल, ये 3 तरह के क्या होते हैं, लार ग्रंथियां होती है। पहला हो जाएगा आपका पैरोटिड, दूसरा हो जाएगा सब मैंडिबुलर, तीसरा हो जाएगा आपका सब लिंगुअल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इन तीनों का काम होता है, ये तीनों लार ग्रंथियां मिल करके ये दो की अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब पैरोटिड एक जोड़ा, है ना, पेयर में पाया जाता है। एक पेयर क्या हो जाएगा, पैरोटिड, एक पेयर आपका सब मैंडिबुलर हो जाएगा, और ये भी पेयर में ही पाया जाता है। एक पेयर क्या हो जाएगा, सब लिंगुअल। और ये तीनों लार ग्रंथियां का काम होता है कि सलाइवा को टाइम टाइम पे, जैसे आप भोजन को डालेंगे या फिर दांत को चलाना आप जैसे स्टार्ट कीजिएगा तो क्या होगा, सलाइवा बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जैसे कि जो लोग गुटखा खाते हैं तो उन लोग को आप देखे होंगे, वे लोग गुटखा को जैसे मुंह में डालते हैं तो उनके अंदर से थूक निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो थूक इसलिए निकलता है ताकि जो हमारा लार ग्रंथियां होता है, ये इसका कंट्रोल कौन करता है, तो इसका कंट्रोल भी माइंड के द्वारा किया जाता है ना। तो माइंड क्या सोचता है कि वो भोजन कर रहा है, इसलिए वो क्या करता है, सलाइवा को रिलीज करता है। और जैसे ही सलाइवा रिलीज होगा तो मुंह में थूक बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग गुटखा खाते हैं वो लोग देखते होंगे बार बार क्या करते हैं, थूकते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा लार ग्रंथियां होता है वो टाइम टाइम पे क्या होता है, निकलते रहता है। निकलता इसलिए ताकि वो भोजन में मिल सके बढ़िया से और भोजन को चिकना बनाया जा सके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे हम देखेंगे, लार ग्रंथि के बाद आपका आ जाएगा ग्रसनी। लार ग्रंथि के बाद आपका क्या आ जाएगा, ग्रसनी। चलिए लार ग्रंथि की मुख गुहा के जो पिछली भाग होती है ना, यानी कि मुख गुहा इसके पीछे वाला भाग, यहाँ वाला, ये हमारा ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। इसमें कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। एक को हम कहते हैं कंठ द्वार और एक को कहते हैं निगल द्वार। एक को हम कहते हैं कंठ द्वार और एक को कहते हैं निगल द्वार, है ना। कंठ द्वार के आगे यानी कि इन दोनों को आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है। क्या होती है, एक पट्टी जैसी रचना होती है, उसे हम कहते हैं एपिग्लैटिक्स। क्या कहते हैं, एपिग्लैटिक्स। यहां पे समझिएगा कि जैसे कि अगर बात किया जाए कंठ द्वार और निगल द्वार की, तो आप आसानी में समझिए। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है ना, तो इसमें एक कंठ द्वार होगा और दूसरा हमारा निगल द्वार होगा। मतलब कि यहां से ये कंठ द्वार हो गया और एक हमारा निगल द्वार हो गया, है ना। और यहाँ पे एक कपाट लगा होता है, यूं समझ लीजिए कि क्या रहता है, यहाँ पे एक कपाट होता है ना। मतलब कि अगर बात किया जाए कंठ द्वार और निगल द्वार की, यहाँ से समझिए कंठ द्वार मतलब जो नासिका से नली होते हुए हमारे छिद्र की फेफड़े की तरफ जाती है, उसी को कहा जाता है कंठ द्वार। यहाँ जहाँ से हम लोग को आवाज निकलता है ना, हम कहते हैं कि कंठ से आवाज निकल रहा है ना। तो ये कंठ जो होता है ये नासिका से मुख्य रूप से निकलता है और निगल द्वार मुख से निकलता है, और दोनों आकर के आपस में यहाँ पे जुड़ जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, दोनों आकर के आपस में जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद यहाँ पे एक पट्टी जैसी रचना होती है
और इसी पट्टी जैसी रचना को हम क्या कहते हैं, एपीग्लैटिक्स कहते हैं। इसी पट्टी जैसी रचना को क्या कहा जाता है, एपीग्लैटिक्स। अब ये एपीग्लैटिक्स का काम क्या होता है, तो यहाँ पे समझिएगा कि जैसे ही हम भोजन को करेंगे, भोजन को हमने जैसे ही किया है ना, तो भोजन जैसे ही मुख में डालेंगे तो एपीग्लैटिक्स जो होता है वो कंठ द्वार को बंद कर देता है। मतलब ये समझिए, ये एक नली है ना, और इसमें एक और नली आकर के मिल गई कुछ इस तरह से, ठीक है। और तो ये कपाट यहाँ पे लगा रहता है, इस तरह से लगा रहता है। इस तरह से लगा रहता है, ये कपाट है, समझ लीजिए, ये एपीग्लैटिक्स है। तो जैसे ही हमने भोजन को इसमें डालेंगे, जैसे ही हम, तो यह क्या करेगा, इधर वाला जो है इसको बंद कर देगा, ताकि भोजन जो है वो निगल द्वार के द्वारा होते हुए कहाँ चले जाए, अमाशय में चला जाए। तो और जब हम श्वास लेते हैं तो ये इसको बंद कर देता है, इसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। मतलब अब जब भोजन की जगह तभी यह खुलेगा, जब भोजन नहीं की जगह तो यह क्या रहेगा, बंद रहेगा, है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग भोजन कर रहे हैं, सपोज कीजिए हम आप लोग खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय किसी को याद कर रहे हैं, किसी के ख्यालों में आप खोए हुए हैं। तो जैसे ही आपका माइंड खोए रहता है तो ये एपीग्लैटिक्स जो होता है ये माइंड से पूछता है, किससे पूछता है, माइंड से। माइंड को बार बार हो रहता है, ए भाई बताओ यार, किसको हमको बंद करना और किसको खोलना है। अब माइंड तो खोल है कहीं और, है ना, और ये माइंड से पूछ रहा है कि भाई बताओ हमको कि किसको बंद करना और किसको खोलना है। अब एपीग्लैटिक्स को माइंड अगर काम कर जाए उस टाइम पे, अगर याद आ जाए तो ये बढ़िया सा डिसीजन दे देगा, है ना। जब इसको बढ़िया सा डिसीजन मिल जाएगा तो ये बढ़िया से क्या करेगा, इसको खोल देगा और भोजन हमारे अमाशय की तरफ चला जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माइंड बढ़िया से इसको डिसीजन नहीं दे पाता है, अच्छे से डिसीजन नहीं दे पाता है, जिस कारण हम लोग जब खाना खाते हैं ना तो इसको ना बंद करके इसी को बंद कर देता है, कंठ द्वार को क्या कर देता है, बंद कर देता है। और जैसे ही हम कंठ द्वार को बंद कर देंगे तो भोजन जो होता है वो खाएं तो मुंह में, लेकिन निकल जाता है नाक से बाहर। जैसे कि आप लोग चावल कभी खाए होंगे, तो जैसे ही खाइएगा मुंह में डालिएगा, सरकने के बाद वो कहाँ आ जाता है, नाक से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे एपीग्लैटिक्स का मेन काम होता है कि ये कभी कंठ द्वार को बंद करता है, कभी खोलता है, ताकि भोजन जो है आसानी से हमारे अमाशय की तरफ चला जाए, है ना, यानी कि श्वास नली में भोजन ना जा पाए। चलिए अब आगे है आपका ग्रास नली। ग्रास नली, हमने मुख गुहा देख लिया। मुख गुहा में क्या क्या था, दांत था, जीभ था, लार ग्रंथियां थी। दांतों की कुल संख्या 32, दांतों के प्रकारों की संख्या 4, कौन कौन, तो इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर, है ना। उसके बाद मुख गुहा में जीभ पाया जाता है। जीभ का मेन काम जो होता है वो स्वाद को चखना होता है। इसके अलावा जीभ का एक और काम होता है, यह भोजन में किसको मिक्स करता है, लार्वा को मिक्स करता है, लार को मिक्स करता है। क्यों मिक्स करता है, ताकि निगलने में आसानी हो सके, है ना। जैसे हम भोजन को निगले तो आसानी से हमारे ग्रसनी में जा सके। उसके बाद लार ग्रंथि, है ना, लार ग्रंथि का काम क्या होता है, तो लार ग्रंथि भोजन में मिल करके भोजन को क्या बनाते हैं, चिकना बनाते हैं। चलिए अब जैसे ही ग्रास नली की बात किया जाए तो निगल द्वार के बाद, यानी कि यहाँ के बाद यहाँ से एक नली होती है जो अमाशय तक क्या होती है, फैली हुई रहती है। कहाँ तक फैली रहती है, अमाशय तक फैली रहती है। यानी कि ये वाले भाग को हम क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रास नली। इस वाले भाग को हम कहते हैं निगल द्वार, इसको हम कहेंगे निगल द्वार, और इसको हम कहेंगे कंठ द्वार। इसको कहा जाएगा कंठ द्वार, या फिर इसी का एक और नली है, एक और नाम है ग्रास नली। इसका एक और नाम क्या है, श्वास नली, श्वास नली। अब हम देखेंगे ग्रास नली। ग्रास नली में क्या होता है कि जितने चिकने पदार्थ होते हैं, है ना, चिकने भोजन होते हैं, वो क्या होता है कि ग्रास नली से होते हुए अमाशय तक पहुंच जाते हैं। ग्रास नली से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय तक। ये हमारा हो गया अमाशय, है ना। तो ग्रास नली से होते हुए जिस माध्यम से या फिर जिस नली से भोजन ग्रसनी से होते हुए कहाँ पहुंच जाए, अमाशय तक पहुंच जाए, उसी नली को हम क्या कहेंगे, ग्रास नली कहेंगे। ग्रास का मतलब एक तरह से समझ लीजिए भोजन, और नली का मतलब नली, यानी कि जिस नली से भोजन पहुंचे उसी को हम कहेंगे ग्रास नली। क्लियर है। अब यहाँ पे समझिएगा कि जो हमारा ग्रास नली होता है यह कुछ इस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह से होता है। इसमें प्रकुंचन होते रहता है। मतलब अगर भोजन यहाँ है तो एक बार ये वाला जगह खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, तो भोजन थोड़ा सा नीचे सरकेगा, फिर ये खुलेगा फिर बंद होगा, फिर भोजन नीचे से थोड़ा सा नीचे सरकेगा, और इस तरह से होते हुए भोजन कहाँ पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है,
अमाशय में। चलिए तो अब आगे हम लोग देखेंगे अमाशय को। इसको हम एक बार साफ करते हैं। आप लोग नोट्स बनाने के लिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे आप लोग को पढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम लोग अमाशय को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने ग्रास नली को देख लिया। ग्रास नली के बाद जो होता है वो भोजन क्या होता है, अमाशय में पहुंच जाता है। हम यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, पहले से लिख रखे ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। इसलिए हम इसको क्या किए, शॉर्ट कर दें। शॉर्ट में करने के लिए इसको क्या किए, पहले से हम इस पर लिख चुके हैं ताकि लिखने में ज़्यादा टाइम ना लगे और कम समय में आप लोगों को ज़्यादा कुछ सिखाया जा सके। तो आइए अब हम लोग देखेंगे अमाशय को। तो अमाशय के बारे में बोला जाता है कि यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ फैली होती है। यानी कि अगर आप देखिएगा अमाशय को, कि अमाशय का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अमाशय का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है ना। ये हमारी बाईं तरफ से, यानी कि इधर से बाईं उदर गुहा, मतलब जो हमारा पेट है उसके लेफ्ट साइड से स्टार्ट होकर के अनुप्रस्थ, मतलब कुछ इस तरीके से फैला होता है। आप जैसे कि इसकी अगर आकृति की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला होता है, तो ये अनुप्रस्थ फैला हुआ है। इसी को हम कहते हैं कि यह एक कैसी रचना है, थैली जैसी रचना। यह कैसी रचना है, थैली जैसी रचना है ना। अगर अमाशय की बात करें तो अमाशय को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, 3 भाग में क्या करते हैं, बांटते हैं। पहला हो जाएगा आपका कार्डियफ, दूसरा हो जाएगा फुंडिक और तीसरा हो जाएगा पाइलोरिक, है ना। इसके बाद अमाशय के पास ही जठर ग्रंथि होती है। अमाशय के जस्ट बगल में क्या होती है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से जठर रस नामक एंजाइम निकलता है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि अमाशय के भीतरी दीवार पे स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का क्या होता है, एक अस्तर होता है, जिसे क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं, है ना। यहाँ पे हम आप लोग को बताएं कि अमाशय के भीतरी दीवार पर, यानी कि अमाशय की भीतरी दीवार, ये अमाशय हो गया, तो इसके अंदर की जो दीवार होंगी इस पे क्या होता है, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का अस्तर होता है, और इसी अस्तर को क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है ना। जठर ग्रंथि की जो कोशिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है आपका श्लेष्मा कोशिका, दूसरा होता है भूतिय कोशिका, और तीसरा जो होता है वो होता है जाइमेजिन कोशिका। इसके अलावा आगे बोला जाता है कि इन तीनों प्रकार के कोशिकाओं के स्राव को सम्मिलित रूप से, यानी कि तीनों कोशिकाओं, ये तीनों कोशिका मिल करके जिस रस का स्राव करेंगे उस रस को जठर रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जठर रस कहा जाता है ना। यहाँ पे हम बताएं कि इन तीनों के द्वारा, किन तीनों के द्वारा, तो ये आपके जो कोशिकाएं दिख रही है श्लेष्मा, भीतिय और जाइमेजिन, है ना, इन तीनों कोशिकाओं के द्वारा जो रस निकाला जाएगा, या फिर ये तीनों मिल करके जिस रस का स्राव करेंगे उसी रस को क्या कहा जाता है, जठर रस कहा जाता है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जठर रस का स्राव कहाँ से होता है, तो जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। उसके बाद जठर रस में HCl, श्लेष्मा तथा पेप्सिनोजिन होता है ना। जो जठर रस होता है उसमें क्या क्या होता है, तो HCl होता है, श्लेष्मा होता है और पेप्सिनोजिन होता है। HCl कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। और इसको सूत्र के माध्यम से हम लिखते हैं HCl। इसमें आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन की है, ये हाइड्रोजन का सूत्र है, संकेत है, और ये हमारा क्लोरीन का संकेत है। और इसको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलेंगे, इसको सम्मिलित रूप से बोला जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो जठर रस में कौन कौन सा चीज हो जाएगा, HCl हो जाएगा, श्लेष्मा हो जाएगा तथा पेप्सिनोजिन हो जाएगा, है ना। ये तीनों मिलकर के क्या कराते हैं, जठर रस कहलाते हैं। जठर रस का स्राव कैसे होता है, तो जब तीनों कोशिका, कौन कौन, श्लेष्मा, भीतिय और जाइमेजिन, तीनों कोशिका मिल करके जिस रस का स्राव करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, जठर रस कहेंगे। या फिर आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि जठर ग्रंथि से जिस रस का स्राव होगा उसी को हम क्या कहेंगे, जठर रस कहेंगे। आगे कहता है कि HCl अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है ना। HCl का जो स्राव होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्राव होता है वो कहां से होता है, अम्लजन कोशिकाओं से होता है। अब देखिए HCl का काम क्या होता है, तो HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजिन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है ना। किसको बदलता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजिन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। और पेप्सिन जो होता है वो भोजन के अंदर, यानी जो हम भोजन करेंगे तो भोजन के रूप में हम 5 पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं। पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं, है ना, पहले ही क्लास में आपको बताया गया है कि हम जो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं
वो या तो हम करेंगे विटामिन, या फिर एक तरह से समझ लीजिए विटामिन करेंगे और प्रोटीन करेंगे, वसा लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, या फिर खनिज लवण लेंगे, है ना, खनिज लवण लेंगे। तो अब ये जितने भी पदार्थ को हम ग्रहण कर रहे हैं ये सबके सब किस अवस्था में, जटिल अवस्था में है, और पाचन की प्रक्रिया द्वारा हम इसको क्या कर रहे हैं, सरलीकरण अवस्था में इसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताया कि HCl जो होता है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजिन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, और पेप्सिन जो होता है वो भोजन में मौजूद प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टन में बदल देता है। मतलब ये जो प्रोटीन को ग्रहण हम किए थे या किस में बदल जाएगा, पेप्टन में बदल जाएगा। आगे कह रहा है कि HCl जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। यहाँ पे समझिएगा कि HCl जो होता है वो एक तरह के जीवाणुनाशक होता है, यानी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है ना। यानी कि भोजन के साथ कभी कभी क्या होता है कि हम दूषित भोजन भी कर लेते हैं, है ना, जैसे कि स्ट्रीट फूड वगैरह हो गया। तो हम जैसे ही बाहर जाते हैं तो कुछ भी हमको खाने की इच्छा करती है, हम ये नहीं देखते हैं कि उसमें मक्खी बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है, हम उसको उठाते हैं और लेकर के खा लेते हैं। तो ऐसे भोजन को खाने से उसमें बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, और उस बैक्टीरिया जो मौजूद होता है वो बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करेगा, तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया, वायरस, ये सबको धीरे धीरे क्या करता है, मारता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यह जीवाणुनाशक के काम करता है, यानी कि जीवाणु को क्या कर रहा है, नाश कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जीवाणुनाशक भी कहा जाता है। उसके आगे बोला जा रहा है कि अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त वसा का भी पाचन होता है ना। अमाशय में प्रोटीन का तो पाचन होता ही है, साथ साथ वसा का भी पाचन हो जाता है। वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है। आगे बोला जा रहा है कि गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है ना। यानी कि जो वसा होता है, यहाँ पे देखिए दो चीज का पाचन हो गया, एक हो गया हमारा प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन किस में बदला, तो प्रोटीन बदला पेप्टन में, वसा किस में बदला, तो वसा बदल गया आपका ग्लिसरॉल में। किस में बदल गया, ग्लिसरॉल में बदल गया, है ना। अब जो ग्लिसरॉल में बदल गया तो अमाशय में अब भोजन का जो पाचन होगा वो स्वरूप रूप से, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि जो भोजन बचा हुआ रहेगा वो एकदम गाढ़ा हो जाएगा, लाई की तरह, है ना। कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। लाई आप लोग देखे हैं जो आटा का बनाया जाता है ना, जिससे हम क्या करते हैं, पटाखा वटाखा 15 अगस्त वगैरह में चिपकाते हैं, उसी को कहा जाता है लाई। तो जैसा वो गाढ़ा होता है तो भोजन वैसा ही क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, लाई की तरह हो जाता है। और इस भोजन को हम लोग कहते हैं काइम। क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। मतलब जो गाढ़े भोजन होते हैं ना, जो बच गए, जिसमें से प्रोटीन हट गया और क्या हट गया, सॉरी प्रोटीन हटा नहीं बल्कि प्रोटीन किस में बदल गया, पेप्टन में बदल गया, और वसा जो है हमारा वो किस में बदल गया, गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा बदल करके, सॉरी पाचन एंजाइम के द्वारा बदल करके गैस्ट्रिक लाइपेज बन गया, है ना। तो जैसे ही वसा का गैस्ट्रिक लाइपेज बन जाएगा, आंशिक पाचन होगा, तो वो क्या होगा, काइम का रूप ले लेगा। अब काइम जो होता है वो अमाशय से कहाँ चली जाती है, छोटी आंत में चली जाती है। अब काइम जो होता है वो कहाँ चला जाता है, अमाशय के बाद। आप कल के डायग्राम में देखोगे कि इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, छोटी आंत शुरू हो जाता है। फिर से हम एक बार डायग्राम को समझा देंगे आपको लास्ट में, जैसे ये खत्म होगा ना, तो एक बार पूरा चैप्टर को फिर से रिविजन कर देंगे डायग्राम के थ्रू। तो जो हमारा जो काइम होता है वो अमाशय से कहाँ पहुंच जाता है, अब छोटी आंत में पहुंचता है। अब छोटी आंत में कैसे पाचन होती है, उसमें कौन कौन सा अंग भाग लेता है, ये हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, बीच वाला भाग जो हम लिख चुके हैं बीच में, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। इतना का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट्स में मेंटेन करते हुए चलिए। चलिए मिलते हैं फिर हम कल की क्लास में। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो काइम हमारा छोटी आंत में जाएगा उसका पाचन कैसे होगा, छोटी आंत से जो हमारा काइम जो भोजन पच जाएगा वो भोजन कोशिकाओं तक कैसे पहुंचेगा, और उसके बाद फिर क्या होगा शरीर में, भोजन पचने के बाद हम लोगों को ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होगी, ये सब हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।